हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर प्रभा मिश्रा। बच्चों, आज का पाठ है मुरझाया फूल। ये एक कविता है जिसकी रचना की है महादेवी वर्मा जी ने। बच्चों, कविता पढ़ें उसके पहले आइए महादेवी वर्मा के जीवन परिचय और कविता के विषय में जानते हैं। बच्चों, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य में समान रूप से अधिकार रखने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। बच्चों, इनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया था। इनके जन्म पर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए और इनका नाम रखा महादेवी। महादेवी वर्मा अपने बचपन में अपनी माता जी से मीराबाई के पद सुना करती थी और ये पद सुनते सुनते ही उन्हें साहित्य में रुचि जागी। बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इसके बाद ये इलाहाबाद आई। यहाँ इन्होंने क्रॉसगेट इंटर कॉलेज में भी पढ़ाई की। और जानते हैं यहाँ पर इनका परिचय किससे हुआ? यहाँ पर इनका परिचय महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से हुआ। यहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया और बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत रही। इस तरह से इन्होंने अध्यापन और लेखन का कार्य किया। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में समान अधिकार रखती थी। तो इनकी जो मुख्य काव्य रचनाएं हैं उनमें दीपशिखा, सांध्य गीत, नीरजा, निहार, रश्मि, यामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और गद्य में अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। बच्चों, इनकी रचनाओं के जो विषय रहे वो करुणा और विरह रहे, जिसके कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महाकवि निराला जी इन्हें हिंदी साहित्य के मंदिर की सरस्वती कहा करते थे। बच्चों, 11 सितंबर 1987 को इस महान कवित्री का देहांत हो गया, लेकिन आज भी ये अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच जीवित है। बच्चों, इन्हीं के द्वारा रचित एक कविता मुरझाया फूल हम आज पढ़ेंगे। इस कविता का जो विषय है वो यह है कि इसमें कवित्री ने फूल के जीवन चक्र के माध्यम से मानव जीवन के चक्र की तुलना की है और बड़े ही मार्मिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने फूल के खिलने से लेकर उसके मुरझाने तक की अवस्थाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब फूल की तरह होता है, खिला हुआ होता है, तो उसे सभी पूछते हैं और उसके मुरझा जाने के बाद उसे कोई नहीं पूछता और वो अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसी का उदाहरण लेते हुए महादेवी वर्मा जी ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसलिए हमें इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति समर्थवान होता है तब तो उसका सभी साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमजोर होता है, शक्तिहीन होता है, बलहीन होता है, तो उसका साथ सभी छोड़ देते हैं। इस कविता के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छे ही ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। आइए कविता का भावार्थ जानते हैं। कविता का प्रथम काव्यांश है, था कली के रूप में शैशव, अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। देखिए, पहली पंक्ति है, था कली के रूप में शैशव, अहो सूखे सुमन। यहाँ पर शैशव माने होता है, शैशव का अर्थ है, शैशव माने बचपन या बालपन। सुमन माने होता है पुष्प। सुमन माने होता है, सुमन का यहाँ अर्थ हो गया फूल। इसके अन्य अर्थ या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं इसके, पुष्प, कुसुम आदि। तो था कली के रूप में शैशव,
अहो सूखे सुमन। अहो, अहो शब्द जो है वो संबोधन का शब्द है। तो यहाँ पर सूखे हुए सुमन को जब फूल सूख करके जमीन पर बिखर गया है तो उसको संबोधित करते हुए कवित्री क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हे पुष्प, जब तुम अपने बाल्यकाल में थे तब तुम कैसे थे? तुम कली के रूप में थे। था कली के रूप में शैशव, तब तुम्हारा बचपन जो है एक कली के रूप में था। अहो सूखे सुमन, हे सूखे सुमन, जब तुम शैशवावस्था में थे, जब तुम अपने बालपन में थे, बाल्यकाल में थे, या पूर्ण रूप से जब नहीं खिले थे, परिपक्व नहीं थे, तब तुम कैसे थे? तुम एक कली के रूप में थे। हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। हास्य करता था, हास्य तुमको हंसाता था। कौन? हास्य करता था, यहाँ पर हंसाता था। खिलाती अंक, अंक माने होता है अंक, अंक माने गोद या गोदी, गोद या गोदी। तो खिलाती अंक में तुझको पवन, यहाँ पर पवन क्या करती थी जब तुम कली के रूप में थे, शैशवावस्था में अपनी थे? तो ये पवन जो है, ये जो वायु है, हवा है, ये तुमको, पवन का अर्थ होता है पवन, हवा, वायु, और समीर, ये पर्यायवाची शब्द भी है ये। तो बच्चों, यहाँ पर कवित्री ये कह रही हैं कि जब तुम कली के रूप में थे तब तुमको हवा जो है, ये पवन, तुमको खेल खिलाती थी, तुम्हें हंसाती थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब हवा चलती है तो डालियां हिलती हैं और फूल भी, कलियां भी जिसमें खिली होती हैं, वो कलियां भी हिलती हैं, हिलती डुलती हैं। तो उन्हीं को कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भाव है, ये कविता है, कविता कल्पना होती है, लेकिन कल्पना के माध्यम से बहुत गूढ़ बातें कही जाती हैं। तो यहाँ पर फूल के माध्यम से, कली के माध्यम से ये बात यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जो हवा है, पवन है, वो तुमको खिलाती थी, तुमको अपनी गोद में जैसे खिला रही हो। तुम हिल डुलते हो, बच्चों को खिलाते हैं गोद में, तो कैसे बहुत लोग गोद में लेकर खिलाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर पवन भी कली को, जब वो फूल को खिला रही है, जब वो कैसा है, जब वो अपनी शैशवावस्था में है, तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। तुम हंसते थे, तुमको हंसाती थी पवन, तुम्हें अपनी गोद में खिलाती थी पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर। अब यहाँ कह रही खिल गया। खिल गया मतलब जब कली से कली जब फूल बन जाती है, उस अवस्था को यहाँ कहा जा रहा है। इस काव्यांश में फूल की अवस्थाओं के बारे में भी कवित्री बताती हुई जा रही है। यहाँ पर खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल, मंजुल माने होता है सुंदर, मनोहर। मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर। तो अब तू कली से फूल बन गया है, तू अपनी युवावस्था में आ गया है, तू पूर्ण अब परिपक्व हो गया है। अब क्या हो रहा है? तू कैसा हो गया है? मंजुल, तो सुंदर बन गया है। तू सुकोमल, तू कोमल हो गया है। पुष्पवर, हे पुष्पवर, हे पुष्प श्रेष्ठ, तुम अब कैसे हो गए? कली के बाद जब तुम फूल बन गए तो तुम पूर्ण रूप से खिल गए और तुम बहुत सुंदर हो गए। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। अब लुब्ध माने होता है लालची, लोभी। लुब्ध का अर्थ होता है, लुब्ध माने लालची, लोभी। ये इसके पर्यायवाची भी हैं अर्थ के साथ साथ। तो लुब्ध, यहाँ पर कह रहे हैं लुब्ध मधु के हेतु। मधु माने रस, पराग। मधु जो फूलों में रस होता है, रस जो फूलों में पराग होता है, जो रस सुगंध जो होती है फूलों में, उसको कहा जाता है, यहाँ पर मधु कहा जा रहा है। मधु शहद को भी कहते हैं। लुब्ध मधु के हेतु, अब तुम्हारे अंदर जो रस है, जो मधु है, हेतु माने लिए, मंडराने लगे आकर भ्रमर। भ्रमर माने होता है भंवरे, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरे। भ्रमर माने भंवरे। तो अब क्या हुआ? जब तुम फूल बन गए तो तुम्हारे रस के लिए, तुम्हारे पराग के लिए जो
मंडराने लगे भ्रमर, ये तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे चारों तरफ जो भावरे हैं वो घूमने लगे, मंडराने लगे, इर्द गिर्द घूमने लगे, तुम्हारे आसपास घूमने लगे। किस लालच में? तो तुम्हारे जो भीतर जो रस है उसको पाने के लिए, उसकी लालच में भावरे तुम्हारे चारों तरफ आकर के मंडराने लगे। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर कवित्री पुष्प को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि वो जब पूर्ण रूप से खिल गया तो वो सुकोमल हो गया, सुंदर हो गया, और उसके अंदर उसके रस के लालच में जो भंवरे हैं उसके चारों तरफ मंडराने लगे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधु निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। अब इन पंक्तियों में कवित्री ये कह रही हैं कि अब जब फूल खिला हुआ है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसके आगे स्निग्ध किरणें चंद्र की किरणें कैसी हैं? स्निग्ध हैं, कोमल हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो शीतलता का प्रतीक होता है और उसकी किरणों को हम कहते हैं ना शीतल किरणें होती हैं। तो इस कहा यहाँ पर कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो चंद्रमा है अपनी शीतल किरणों से उसको शीतल किरणों की छाया फूल को दे रहा है। कब? जब फूल पूर्ण रूप से खिला हुआ है। तुझको हंसाती थी सदा, उसको अपनी शीतल छाया से, शीतल चंद्र किरणों की छाया से उसको प्रसन्न कर रहा है। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और ये रात जो है, जो रात में क्या होता है, आसमान में तारे होते हैं, तो ये आसमान पूरा तारों की चादर सा लगता है। तो ये तारे क्या हैं? ये रात की संपदा है। तो ये मोतियों कहा गया है यहाँ पर तारों को। तो जो तारों रूपी जो मोती की संपदा है रात के पास, तो रात क्या करती है, ये तारे रूपी मोतियों की संपदा इस पर, किस फूल पर निछावर करती है और उसको प्रसन्न करती है। तो रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और ये रात भी तुझे प्रसन्न करने के लिए अब ये मोती, जो तारे रूपी मोतियों की संपत्ति तुम पर वारती थी, तुम पर निछावर करती थी। आगे देखिए, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करती तुझे। लोरियां गाकर मधुप, अब लोरियां क्या होता है? लोरियां जो है वो गीत होते हैं जिनसे छोटे बच्चों को, जिनको माँ गाती है और लोरी गाने पर बच्चे सोते हैं। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां गाई जाती हैं। कि तो मधुप क्या कर रहे हैं? मधुप अपनी गुनगुन, जो मधुप माने भ्रमर, भंवरे, तो जो भंवरे इर्द गिर्द जो मंडराते हैं, भंवरों की आवाज भी गुनगुन करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भंवरे लोरी गा रहे हों और पुष्प को सोने के लिए विवश कर रहे हों, उनको नींद में जाने के लिए विवश कर रहे हो। निद्रा विवश करते तुझे। निद्रा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है नींद। तो निद्रा विवश करते तुझे। मधुप जैसे मानो तुम्हारे इर्द गिर्द जो मंडरा रहे हैं अपनी गुनगुन से, जैसे लोरी गा रहे हो और तुमको सोने के लिए विवश कर रहे हो। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। अभी यत्न माने होता है प्रयास, तो माली का जो प्रयास है, माली जो प्रयास क्या करेगा, माली मन में क्या करता है, सींचता है पौधों को, खाद पानी देता है। तो माली का यही प्रयास है और इसी प्रयास के द्वारा माली भी पुष्प को प्रसन्न कर रहा है। कि यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे, जो माली का जो प्रयास है उसको सींचना फूल पौधों को, वो क्या हो रहा है, वो आनंद से भरता तुझे, वो तुझे आनंद से भर जाता है। तभी तो फूल पौधे खिले रहते हैं जब उनको सही समय पर खाद पानी दिया जाता है, उनकी सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर माली भी यहाँ पर फूल को आनंदित होने में यहाँ अपना प्रयास कर रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि फूल इस समय खिला हुआ है और सभी फूल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित होकर के कभी जो है चांद जो है अपनी शीतल छाया दे रहा है, अपनी किरणों की शीतल छाया दे रहा है, कभी रात उस पर तारों रूपी मोतियों की संपदा निछावर कर रही है, तो कभी माली अपने प्रयास से उसको आनंदित कर रहा है। ये सभी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो फूल के खिले होने के कारण किए जा रहे हैं। यहाँ पर कवित्री का यही कहना है कि जब फूल खिला हुआ है
तब उसे रात, चंद्रमा, माली, भंवरे सभी उसको खुश कर रहे हैं, उसको प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो बच्चों, ये प्रारंभ के 2 काव्यांशों का व्याख्या है, 2 काव्यांशों की। थैंक यू बच्चों।